बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। विजय मुझे उखड़ते देखकर फ़ौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख़रीदार बड़ी से बड़ी रकम देने के आयल हैं। इन्हें सिर्फ ये कायल करना होगा कि आपके पास इतने कीमती कागजात, और इन्हें मुझे ये यकीन दिलाना होगा कि वो वाकया ही इतनी बड़ी रकम देने के आयल भी हैं या नहीं। मिस्टर विजय, इस किस्म के सौदे बामी एतमाद से ही तय पाते हैं। मैं ना तो इन्हें जांच पड़ताल के लिए कागजात दूंगा और ना ही वो 15 करोड़ डॉलर से भरे सूटकेस मुझे ये दिखाने के लिए लाएंगे कि वो वाकई इतनी रकम अदा कर सकते हैं। मिस्टर विजय, तुम एसी इंजीनियर हो और तुम्हारी सोच सिर्फ एसी प्लांट्स तक ही महदूद है। तुम्हारी पार्टी जब मुझे मिलेगी तो बाकी सारी बातें खुद ब खुद तय हो जाएंगी। तुम सिर्फ दोनों पार्टियों को मिलाओ और अपने कमीशन से गर्ज रखो जो 1.5 करोड़ बनता है। विजय ने भी अपने कमीशन का हिसाब लगाया होगा, लेकिन मेरे मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर इस पर गशीसी तारी होने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, मैंने इसे टोक कर कहा, दूसरी बात ये कि मेरे और मेरे दोस्तों के कमरों में गुलदानों में छुपाए गए माइक्रोफोन हमने देख लिए हैं। सुबह कॉफ़ी शॉप में भी हमारे लिए मखसूस टेबल पर भी गुलदान में माइक्रोफोन रखा हुआ था। ये बचगाना बातें छोड़ दो। तुम्हारा क्या ख्याल है, जो इतने बड़े सौदे करते हैं वो इतनी मामूली बातों से भी बाखबर होते हैं? मेरी बात सुनकर विजय का रंग फक हो गया। इसने मेरी बात की कोई तरदीद नहीं की और खामोशी से गर्दन झुका ली। इसने अपने हथियार फेंक दिए थे और मेरी ट्रेनिंग के मुताबिक ये मेरी खासी बड़ी कामयाबी थी कि मैंने मखसूस बातों से विजय की कुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म कर दिया था। शाम के तकरीबन 7 बजे जब मेरे कमरे में विजय कुमार का फ़ोन आया, इसने बताया कि ख़रीदार आ चुके हैं और कॉफ़ी शॉप में एक कोने की एक मेज़ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने मुजम्मल, इमरान और कैसर को पहले ही बता दिया था कि जब भी इनके दरवाज़ों पर एक मखसूस किस्म की दस्तक दूं तो वो होटल की लॉबी, रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप में मुझे देखते हुए लॉन में टहलने चले जाएं, बल्कि मुझे भी साथ चलने की दावत दें और मैं जहां बैठा हूं वहां से इतने करीब रहें कि मेरे बुलाने पर फ़ौरन आ जाएं और मुसल्लह हालत में रहें। मैं विजय के फ़ोन के 15 मिनट बाद दोस्तों के कमरों पर दस्तक देता हुआ कॉफ़ी शॉप में चला गया। विजय कॉफ़ी शॉप में दाखिले की जगह पर खड़ा था और कोने की मेज़ पर 3 अफराद जो शक्ल से भारतीय लगते थे बैठे हुए थे। विजय ने मेरे साथ इनकी तरफ बढ़ते हुए सरगोशी में कहा कि ये तीनों आपके डॉक्यूमेंट्स को खरीदने के फाइनल अथॉरिटी रखते हैं। मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठकर और तारफ़ करवा कर चला जाऊंगा। सारी डील आपने इनके साथ मुकम्मल करनी है। हम इस टेबल के करीब पहुंचे तो तीनों खामोशी से मुझे देखते रहे। विजय ने मेरा और इनका सिर्फ ये तारफ़ करवाया, इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था और ये तीनों साहिबान इनको ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ना तो मुझसे हाथ मिलाया और ना ही नाम पूछा। सिर्फ मुस्कुराहटों के तबादले के बाद मैं और विजय खाली कुर्सियों पर बैठ गए। विजय ने वेटर को कॉफ़ी लाने का आर्डर दिया और थोड़ी देर बाद माजरत करके उठ गया। वो तीनों मुझे और मैं इन्हें आंखों ही आंखों में तोलते रहे। मामूली कपड़ों की कमीज़ें और पतलूनें पहने ये तीनों अपनी नशिस्त और हुलिये से मुझे ना तो भारतीय फ़ौज के अफसरान दिखाई देते थे और ना ही इनके चेहरों पर इतनी बड़ी रकम के डॉक्यूमेंट्स के ख़रीदार होने की कोई झलक दिखाई देती थी। सिविल लिबास में मलबूस किसी मर्द की हैसियत और शख्सियत को परखने के लिए मैं हमेशा इनके जूतों को देखता हूँ। लिबास चाहे कितना ही मैला या मामूली हो,
इन सब के जूतों पर मिट्टी की खासी बड़ी तह चढ़ी हुई थी और जूते भी अदनी क्वालिटी के थे। सिर्फ एक ने सिको 5 घड़ी पहनी हुई थी, जबकि दूसरे 2 ने इससे भी मामूली घड़ियां बांध रखी थी। मैं इनकी एक एक बात नोट कर रहा था ताकि इन्हें परख सकूं। एक की कमीज से इसकी मैली बनियान झांक रही थी। उन्होंने सिगरेटों के 555 के डब्बे थाम रखे थे, लेकिन लाइटर वो थे जो आजकल पाकिस्तान में 10 रुपये का मिलता है। काफ़ी आई तो इनमें से एक ने मेरे और अपने प्यालों में काफ़ी उंडेली। काफ़ी और दूध से प्याले लबालब भरने और चमचे से चीनी मिलाने के अंदाज से भी मैं इनकी पस्त हैसियत का मुझे बखूबी एहसास हो गया था। काफ़ी पीते हुए बिला आखिर मैंने ही इन्हें मुखातब किया और नपी तुली अंग्रेज़ी में इनसे पूछा, क्या मिस्टर विजय ने आपको बताया है कि मेरे पास किस कदर अहमियत के डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने इनकी क्या कीमत तलब की है? मेरे सवाल के जवाब में वो एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे मेरे सवाल का जवाब देने के लिए दूसरे को कह रहे हों। चंद लम्हों तक जब मुझे अपने सवाल का जवाब न मिला तो मैंने मज़ीद शकील अंग्रेज़ी में अपना सवाल दोहराया। शायद वो मेरे सवाल को कुछ ना समझ सके। इनमें से एक ने बिल्कुल टूटी फूटी और खालस भारतीय लहजे में अंग्रेज़ी में जवाब दिया, हम आपकी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन हमें पहले कागजात देखने हैं। मैं इनकी असलियत समझ चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए मैंने कहा, क्या आप में से कोई न्यूक्लियर एनर्जी का साइंसदान भी है जो यूरेनियम को अफसरदा करने के पेचीदा फार्मूले को समझ सके? अगर आप सिर्फ मेरी ज़ुबानी कहने को ही काफ़ी समझते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप रकम की अदायगी किन बैंकों के ज़रिए करेंगे। ये तो ज़ाहिर है कि आप इतनी बड़ी रकम की अदायगी रियाज बैंक या बैंक अल अहली के ज़रिए तो नहीं करेंगे। अब वो फिल हकीकत घबरा गए। बड़ी मुश्किल से इस आदमी ने जवाब दिया, हम जल्दी में चले आए थे, इसलिए अदायगी के ज़रिए का फ़ैसला न कर सके। विजय के ज़रिए हम एक आधा दिन में आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। ये जवाब इसने बजाय अपनी घटिया अंग्रेज़ी के हिंदी में दिया और इतने घबराए हुए थे कि काफ़ी ख़त्म किए बगैर ही घबरा कर जाने के लिए उठ खड़े हुए। इसी शख्स ने मुझसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने ये कहते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया, जब हमारा आपस में तारफ़ ही नहीं है तो हाथ मिलाने का क्या फ़ायदा। और हाँ, आइंदा जब भी किसी से बड़ा सौदा करना हो तो कम अज़ कम साफ बनियान पहन लिया करें। और अमेरिकन सिगरेटों के साथ एक रियाल वाला लाइटर भी अच्छा नहीं लगता। वो तीनों इतने नर्वस हो रहे थे कि मेरी बात सुनी अनसुनी करके काफ़ी शॉप से चले गए। मैं भी इनके पीछे ही होटल से बाहर निकला। वो तीनों एक खटारा टोयोटा करोला में, जिसकी इस हालत में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 20,000 रियाल होगी, बैठकर चले गए। मैं काफ़ी शॉप में वापस आया तो विजय जो लॉबी में खड़ा इन्हें देख रहा था, मेरी टेबल पर आया और मुझे पूछने लगा, क्या बात हुई? सौदा तय हो गया है और वो $15 करोड़ 1 घंटे के अंदर लाने के लिए चले गए हैं, मैंने हंसते हुए कहा। विजय झिंपे हुए मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैंने इसकी इस हालत से लुत्फ़ उठाने के लिए मिस्टर विजय $15 करोड़ की खरीदारी करने वालों को कम अज़ कम लेटर तो अच्छी क्वालिटी के लेकर देने थे और ये भी कहना था कि अपने जूतों पर पॉलिश तो कर लें। इन्हें न्यूक्लियर साइंस की अलफ़बे से भी नहीं आती और ख़रीदने चले आए हैं न्यूक्लियर एनर्जी का फार्मूला। इस हैसियत के लोगों को तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी घुसने नहीं दिया जाता और तुमने इन्हें बुला लिया 4 स्टार फंदक सुलेमान में। इन्हें तो महजूबाना तौर पर काफ़ी पीना भी नहीं आती। काफ़ी शॉप एयर कंडीशन होने के बावजूद विजय की पेशानी पसीने से भीग गई। मैं इसे इसी हालत में छोड़कर बाहर आया तो मुजम्मल अकेला लॉन में टहल रहा था। इसने बताया कि उन्होंने मुझे काफ़ी शॉप में इन तीनों के साथ बातें करते देख लिया था।
जब वो वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठे तो इमरान और कैसर अपनी गाड़ी में इनके पीछे चले गए। मैं और मुजम्मल फिर कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ गए और मैंने विजय के ख़रीदारों के मुताल्लिक़ बताया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद कैसर और इमरान वापस आए और उन्होंने बताया कि वो तीनों इनके ताक़ब से बेखबर जामिया मस्जिद के पास मंडी में एक नायलॉन की फर्नीचर और रस्सियों की दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके इस दुकान और इसके साथ 2 दुकानों में चले गए। हम थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद नायलॉन की दुकान पर गए तो इनमें से एक आदमी ने, जो गालबन दुकान का सेलमैन था, हमसे पूछा कि क्या चाहिए। हमें इसने मुख्तलिफ़ किस्म की रस्सियाँ दिखाईं और हमने मजबूरन 50 मीटर रस्सी खरीद ली। हम विजय की इस बचगाना हरकत पर खासी देर तक हंसते रहे कि सौदे के लिए इसने किन लोगों का इंतखाब किया था। मैं साथियों के साथ हंसी में तो शरीक था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती थी कि विजय ने हमारे कमरों में FM माइक्रोफोन क्यों छुपाए थे। मेरा दिल बार बार ये कहता है कि विजय का भारतीय एजेंसियों से यकीनी वास्ता था, वरना FM माइक्रोफोन जिसका सऊदी अरब में लाना सख्त ममनू था, विजय के पास कहाँ से आए। इन दिनों ऐसे छोटे माइक्रोफोन जो ट्रांसमीटर का काम भी देते थे, कम अज़ कम 500 दिरहम में दुबई से मिलते होंगे। रात को 12 बजे के करीब जब मैं शब ख्वाबी का लिबास पहन चुका, विजय का फ़ोन आया। वो मुझसे फौरी तौर पर मिलना चाहता था। मैंने पहले तो इसे टालने की कोशिश की, लेकिन इसका इसरार बढ़ता गया। मैंने बिला आखिर इसे अपने कमरे में बुलवा लिया। विजय ने कमरे में दाखिल होते ही कहा कि जो कुछ आज शाम हुआ इसके लिए वो बेहद शर्मिंदा है। दरअसल भारतीय एजेंसी का सऊदी अरब का इंचार्ज जद्दा में रहता है। मैंने जब फ़ोन पर इसे आपके मुताल्लिक़ बताया तो इसे यकीन नहीं आया और इसने मुझे कहा कि मैं पहले ये तसल्ली कर लूँ कि आपके पास वाकई ये डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। मुझे और कुछ नहीं सोचा तो मैं यहाँ पर रहने वाले 3 भारतीयों को गाहक बनाकर आपसे मिलवाने ले आया। वो तीनों मामूली काबिलियत के यहाँ के दुकान पर सेलमैन हैं। इनके बिल्कुल नाकाम वापस जाने पर मैंने जद्दा के इंचार्ज एजेंट को सारी सूरत हाल फ़ोन पर बताई। अब कल बाद दोपहर की फ़्लाइट पर वो पहले आपसे मिलने खुद आ रहे हैं। जो कुछ हुआ मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कल जब आप इससे मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने सारी बात ही गलत नहीं बताई थी। अगर आप चाहें तो कल बाद दोपहर की फ़्लाइट से इसकी आमद की तस्दीक के लिए खुद एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। मैंने विजय की सारी बात सुनकर कहा, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है कि हमारा सौदा करा दो और कमीशन की रकम से अपना मुस्तकबल बना लो। विजय ने कहा कि कल बाद दोपहर के 2:30 बजे, अगले रोज़ बाद दोपहर 2 बजे मैं अपने तीनों साथियों के साथ अल कसीम एयरपोर्ट पर, जो ब्रीदा शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर था, पहुंच गया। एयरपोर्ट पर कई पाकिस्तानी दिल फलोक के और अपने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट का स्टाफ मैनेजर और तकरीबन इसी 80% स्टाफ पाकिस्तानी है। वहीं पर मुझे भट्टी नाम का AC इंजीनियर भी मिला, जिसने ब्रीदा में हमारे मिशन में हमारी खासी मुआवनत की। फ़्लाइट आने पर विजय ने अराइवल लाउंज के बाहर एक सूट पहने और स्याह ऐनक लगाए शख्स का इस्तकबाल किया। विजय ने इससे कोई बात की तो इसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। मैं इससे काफ़ी फासले पर खड़ा था। अपना सूटकेस लेकर वो विजय के हमरा कार पार्किंग में आया और विजय की गाड़ी में बैठ गया। विजय गाड़ी लेकर होटल की तरफ रवाना हुआ। हम भी अपनी गाड़ी में होटल की तरफ रवाना हुए। इस शख्स की सूरत और चाल डाल से ही मालूम होता था कि ये जो कोई भी है, इसमें कमाल दर्जे की खुद एतमादी है। होटल में शाम 6 बजे विजय ने मुझे फ़ोन करके कहा, बॉस ने सिर्फ आपको आज रात होटल के डाइनिंग हॉल में खाने की दावत दी है। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मेरे पूछने पर विजय ने कहा, नाम बॉस से ही पूछ लीजिएगा। बॉस वक्त के बहुत पाबंद है, इसलिए आप ठीक 8:30 बजे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं।
विजय को ये हदायत इसके बास ने दी होंगी। वो मुझे इन बातों से मुतासर करना चाहता था। मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। बजाय 8:30 बजे के मैं 8:50 में हॉल में पहुंचा। विजय इस दौरान मुझे 2 मरतबा फ़ोन करके वक्त की पाबंदी के मुताल्लिक याद दहानी करवा चुका था। मैं 8:50 पर टहलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। विजय जो दरवाजे में खड़ा बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे लेकर इस टेबल की तरफ बढ़ा जहां इसका बास बैठा था। मैं टेबल के करीब पहुंचा तो बास ने घड़ी देखकर विजय को डांटते हुए कहा, मैंने ठीक 8:30 बजे खाने का वक्त बताया था। जानते हो अब क्या वक्त है? विजय के बजाय मैंने जवाब दिया, क्योंकि बिला वास्ता मुझे ही मुखातब किया गया था। मैंने भी विजय को मुखातब करते हुए कहा, मैं अपनी मर्ज़ी के वक्त के मुताबिक खाना खाता या किसी से मिलता हूँ। अगर मेरी टाइमिंग पर किसी को एतराज़ है तो वापस जाता हूँ। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए पलटा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर आसिफ आ जाएं, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि एक सौदा करने आए हैं। मैं हैरान था कि इस शख्स को मेरे खटमंडों में क़याम के दौरान मेरे कवर नाम का क्यों कर पता चला। सऊदी अरब में भी मैं एक मुख्तलिफ नाम से आया था और यही नाम मेरे पासपोर्ट पर भी दर्ज था। मैं मेज़ की तरफ बढ़ा तो बॉस ने खड़े होकर मेरा खैर मकदम किया और अपने सामने कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं इस एजेंट के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इसकी शक्ल हरगिज़ जानी पहचानी मालूम नहीं हो रही थी। मैं टिकटिकी बांधे इसे देखे जा रहा था। मेरी इस कैफियत को भांपते हुए इसने मुस्कुराते हुए अपनी गहरे नीले शीशों वाली ऐनक उतारी और बोला, मिस्टर आसिफ, बेशक अपने ज़हन पर पूरा बोझ डाल दें, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि आप मुझे आज से पहले कभी नहीं मिले। लेकिन मैं आपको इस वक्त से जानता हूं जब आपको DMI ने हिरासत में लिया था। इसके बाद आपकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे की मुझे खबर है। खटमंडो में जो कुछ आपने किया और फिर पाकिस्तान जाकर कुछ अरसे बाद थाईलैंड, बर्मा और भारत में, आसाम और बांग्लादेश में, खलना और फिर भारत में, मुंबई, कलकत्ता और शांतिपुर में आपकी तमाम कार्रवाइयों की तफसील मेरे पास है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं कि आपने भारत को क्या नुकसान पहुंचाया और कितने अफराद को हलाक किया, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि आप पर वहां हाथ डालते जब वो ही अपने फ़र्ज़ के अंजामदही में नाकाम हो गए। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपकी माजी को टटोलूं। मैं तो बिल्कुल साफ ज़हन के साथ आपसे इसलिए मिलने आया हूं कि जो कुछ आप फ़रोख्त करना चाहते हैं इसकी वैल्यू लगाऊं और ये देखूं आया हमें इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। जिसे आसफ आपका असली नाम नहीं, वैसे ही आप त्रिपाठी कहकर मुझे मुखातब कर सकते हैं। मैंने त्रिपाठी को जवाब में कहा, जब आप मेरे मुताल्लिक इतना कुछ जानते हैं तो आपको ये भी इल्म होगा कि मैं सिर्फ अपनी शराइत पर काम करता हूँ। मैंने विजय को भी बताया था कि मैं ज़ुबानी तो बता सकता हूँ कि मेरे पास कितनी अहमियत के डॉक्यूमेंट्स हैं और इनकी समरी भी दे सकता हूँ, लेकिन सौदे से पहले असल कागजात किसी सूरत में भी खरीदार के हवाले नहीं करूँगा। आपकी बात बहुत माकूल है, त्रिपाठी ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन आपको मेरे चंद मामूली सवालों के जवाब देने होंगे। आप इतने मुहिब्बे वतन हैं कि अगर आप जैसे लोग हमारे मुल्क में होते तो लोग इनके बुत बनाकर इनकी पूजा करते और इन्हें सर आंखों पर बिठाते। आपका यकायक अपने मुल्की मफाद का सौदा करने का फ़ैसला समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि इतनी अहम नौइयत के कागजात, न्यूक्लियर इनरेजमेंट का फार्मूला आपके हाथ लगा कैसे? और आखिरी सवाल ये है कि आप इस सौदे के बाद पाकिस्तान जाकर तो रह नहीं सकेंगे, इसलिए आपने मुस्तकबिल कहाँ गुजारना है? मिस्टर त्रिपाठी, मैंने ये कब कहा है कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ? ये डॉक्यूमेंट्स जिनके पास थे वो इन्हें फ़रोख्त करना चाहते थे। मैंने तो सिर्फ ये किया है कि इन्हें ख़त्म करके ये डॉक्यूमेंट्स खुद हासिल कर लिए। अब मेरे पास इन्हें फ़रोख्त करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरी इस बात पर कौन यकीन करेगा
کہ ڈاکٹر قدیر خان کے فارمولے جو انتہائی